बिहार बोर्ड क्लास 10th जियोग्राफी। इकाई क प्राकृतिक संसाधन। अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, राजस्थान में है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट जो करता है वो रसायन कौन है। ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीन। क्या हो जाएगा, एड्रीन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी जो मृदा होता है उसका दूसरा नाम क्या है। बलुआई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है, लाल मिट्टी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्यों में मिलता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ने आदि फसलें होती है। किसमें, जलोढ़ मिट्टी में सब होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पहाड़ी या पर्वतीय भागों में समुच्चय जुताई द्वारा कृषि होती है, ताकि इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीव्र ढालों वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार मेड़ बनाकर कृषि की जाती है, ताकि पानी में बहाव में रुकावट आती है और कृषि की जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पहिका कृषि श्री फार्मिंग उपयोगी है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियों विकसित कर ली जाती है। क्लियर है। इसी को पवन अपरदन वाले क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण हुआ है। यहाँ की मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता है। अधिक उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि की जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस पर सहायक है। इसका उत्तर हो जाएगा, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का,
आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनर्घापती किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। क्लियर है। चलिए अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा भूमि में अति सिंचाई से जलक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मृदा अपरदन मिट्टी के ऊपरी आवरण के कटाव और बहाव जैसी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। जल जब ढलान की ओर बहता है तो मृदा धीरे धीरे जल से घुलकर उसके साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। कई बार तेजी से बहने वाला जल नीचे की नरम मृदा को काटते काटते गहरी नालियों बना देती है। इस प्रकार जलक्रांतता के द्वारा मिट्टी का ऊपरी परत अपरदित हो जाता है, जिससे मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। मृदा अपरदन के कारक प्राकृतिक हो या मानवीय, उनका मृदा के उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। विशेषकर किसानों को बड़ी हानि होती है। फसल उगाने वाली उनकी संपदा स्वयं बनकर बह जाती है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्वयं जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे स्वयं होगा स्वयं बनकर बह जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। इसका उत्तर हम लिखे हैं। देखिए मृदा अपरदन एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए एक चुनौती है, किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। मृदा संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जैसे गेहूँ, कपास, आलू, मक्का आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधे की खेती द्वारा पुनरावृत्ति किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचय, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति का प्रबंध आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाकर भी मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। रसायन का उचित उपयोग तथा वृक्षारोपण कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर भारत में अत्यधिक पशुघन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट कीजिए। नगण्य मतलब होता है थोड़ा, तुच्छ। क्लियर है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में अत्यधिक पशुघन होने के बावजूद भारत का पशुपालन उद्योग काफ़ी पिछड़ी अवस्था में है। भारत में विश्व का लगभग 16% गाय जो है भारत में है, एवं बैल 50%, भैंस गाय एवं बैल 16% है, 50% भैंस है, 20% जो है बकरी है तथा 4% भेड़ पाए जाते हैं विश्व के भारत में। बावजूद इसके भारत की कुल कृषि उत्पाद में पशु उत्पादन का योगदान लगभग 25% ही है। पूरे विश्व का भारत में 25% पशु पालन करता है हमारे देश में। देश के दूध उत्पादन में भैंस, गाय, बकरी का हिस्सा क्रमशः 50%, भैंस का 46%, गाय का 4%, बकरी का दूध है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान की नगण्यता के कई कारण हैं। उष्ण जलवायु, अच्छी नस्ल का अभाव, चारे का अभाव,
जीवन निर्वाह के रूप में पशुपालन को अपनाना, सामाजिक धार्मिक मान्यता एवं मांग कम होना आदि। देश में पशुओं के लिए अस्थायी चारागृह के लिए बहुत कम भूमि, मात्र 4% उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? चलिए आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।